हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई पीसीएम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज कल हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता होगा। समुच्चय सिद्धांत यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हम करा रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना। इससे पहला लेक्चर देखना है तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। देखिए, होता क्या है कि ज़्यादातर बच्चे 9th क्लास में भी नहीं पढ़ते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। 10th में भी नहीं पढ़ते हैं, 11th में भी नहीं पढ़ते हैं, और फिर 12th में आके इसका वेटेज ठीक ठाक वेटेज होता है इसका, और 12th में भी आकर के इसे नहीं पढ़ते हैं। और एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। बच्चे इससे घबराते हैं क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है। अब थ्योरेटिकल पोर्शन अगर आपको समझना है तो बेसिक से एक एक चीज़ को, एवरी पॉइंट को आपको जीरो से लेके एडवांस तक समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसे इस प्रकार करा रहा हूँ कि अगर आप इसको पढ़ लो, चाहे आप 11वीं क्लास के बच्चे हो, चाहे आप 12वीं क्लास में पढ़ते हो, बिल्कुल सिंपल है। आप इसे पढ़ने के बाद छोटे बच्चों को, 9th-10th क्लास के बच्चों को भी आप आराम से पढ़ा सकते हो। इतना बेसिक मैं आपका मजबूत करा दूंगा, ठीक है ना। सिर्फ मेरा एम यही है कि पहले मैं बेसिक कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं 11th और 12th के एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 इस तरीके से हम कराएंगे फिर, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1 2 3 इस तरीके से हम सारी एक्सरसाइजेस की कराएंगे। तो बने रहना है वीडियो में आपको एंड तक। देखिए, ये मैंने अभी यहाँ तक पढ़ा दिया, यानी समुच्चय होता क्या है, पहले मैंने इसकी कॉन्सेप्ट बताया, इसकी बेसिक संकल्पना बताई, ठीक है ना। और मैंने उसके बाद क्या है कि इसकी परिभाषा बताई। सुपरिभाषित क्या होते हैं, यानी कि वेल डिफाइंड, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हमें दिखनी चाहिए, तभी वह समुच्चय कहलाता है, नहीं तो वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। किसी चीज़ की हम काउंटिंग नहीं कर सकते तो वह समुच्चय नहीं होगा। जिस चीज़ की हम काउंटिंग कर सकते हैं वो समुच्चय हमारा कहलाता है, ठीक है ना। फिर मैंने उसके बाद आपको क्या बताया था, इसके क्रम के बारे में बताया था, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। फिर इसकी दो विधियों के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था। इसकी दो विधि है, रोस्टर फॉर्म और दूसरी है सेट बोल्डर फॉर्म। बहुत ही पॉपुलर नेम है इंग्लिश में इसके, बट अगर हम देखें तो रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण विधि, ये विधि भी, दोनों नाम भी फेमस हैं। बट आप अगर आपको समझना है तो दो नाम जो इसके पहले दे रखे हैं, तालिका और गुण विधि, इन नामों को समझना पड़ेगा। गुण विधि में क्या होता है कि इसमें गुण के आधार पर पूरे जो सेट है, समुच्चय है, उसको बनाया जाता है। लेकिन जो तालिका विधि है, इसमें सिर्फ एक मजला कोष्ठक में सारे अवयवों को अर्ध विराम लगा करके रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों विधियों का डिफरेंस है। अभी मैं इनके एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। अगर आप इतना, आपने पहला वीडियो देख लिया और ये वीडियो देख लिया, तो आप 11th क्लास के पहली एक्सरसाइज को बिल्कुल चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लोगे। पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज बहुत आराम से कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बच्चे बेसिक पढ़ने को तैयार ही नहीं है, उन्हें डायरेक्ट एक्सरसाइज कराते हैं। जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, जो आप सारे आराम से कर सको, और बच्चों को भी, आप 9th-10th के बच्चों को बड़े आराम से समझा सको। तो बिल्कुल हम बेसिक से इन चीज़ों को करके चल रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझेंगे, ठीक है ना। दोनों फॉर्म को, ये बहुत ज़रूरी है समझना आपको, ठीक है। चलिए, तो रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि, इनके दोनों के अलग अलग थोड़ा डिफरेंट है। आप यहाँ रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि सेट बोल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ रोस्टर विधि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। और तालिका विधि टेबुलर फॉर्म भी से इस तरीके से हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। और गुण मतलब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि इसका पूरे का गुण क्या होता है किसी भी समुच्चय का, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने इन एग्जाम्पल्स को लिख लिया है टाइम को बचाने के लिए, ठीक है ना। लिखता तो बहुत टाइम लगता है इनमें, तो रेंडमली इनको मैंने लिख दिया है बना करके। और आप इनको पढ़ने के बाद अपनी बुक के क्वेश्चंस लगाने बैठोगे 11th के, ठीक है, तो बड़े आराम से ये क्वेश्चंस लग जाएंगे। अब बोलोगे कि 12वीं वालों के लिए कुछ खास क्या है। देखो, अगर आप बेसिक नहीं जानते हो तो 12वीं में जो आप पकड़ोगे रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसको पकड़ने में, समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप बेसिक से इन चीज़ों को पढ़ लेते हो तो वहाँ आपको ऐसा लगेगा जैसे हम बिल्कुल, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। अब बच्चे क्या है कि आजकल कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, पॉइंट तक की प्रॉब्लम हो जाती है कि कितने अंक बाद पॉइंट लगाना, क्या करना है। प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि उनका बेसिक कमज़ोर होता है। बेसिक अपना मजबूत कीजिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, सेट थ्योरी में कुछ भी नहीं, समुच्चय सिद्धांत में। देखिए यहाँ पे, देखिए, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल को दो तरीके से लिखा गया है। दो तरीके के एग्जाम्पल इसमें मिक्सअप कर दिए हैं मैंने। एक तो ये वाला आप देखोगे, डॉट डॉट का मतलब एंड सो ऑन, यानी कि आगे तक, कहीं तक भी है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, जिसे हम बोलते हैं अपरिमित या अनंत समुच्चय बोलते हैं इसे। लेकिन जहां पर इस ये डॉट डॉट आपको नहीं देखेंगे, इसका मतलब है ये फाइनाइट है, इसका मतलब है निश्चित समुच्चय, जिसे हम बोल सकते हैं एक तरीके से
परिमित, ये अपरिमित हुए, ये परिमित हुए। अब इनको हम सेट बुल्डर फॉर्म में यानी कि समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि से कैसे लिखेंगे। देखो गुण विधि का मतलब ये है कि जिस भी समुच्चय में हम इसको लिखते हैं तो पूरे का एक जैसा गुण होना चाहिए समुच्चय निर्माण विधि के अकॉर्डिंग, सेट बुल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले जैसे हमें ये वाला लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो इस वाले को हम 1, 3 और 5। आप यहाँ देख सकते हो कि आपने पढ़ा होगा नंबर्स के बारे में। 1, 3, 5 इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विषम संख्या दी हुई है। क्या दी हुई है, यहाँ पर विषम संख्या दी हुई है। जब विषम संख्या दी हुई तो सिंपल सी बात है, जब इस हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे क्या, मजला कोष्टक बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और मजला कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पर x, ठीक है। x से इसको पूरे को डिनोट करेंगे हम। और यहाँ पर लगाते हैं हम क्या, सच दैट। इसका मतलब होता है ऐसा है कि, या फिर आप इसकी जगह पर एक लकीर खींच सकते हो, इसका मतलब भी सेम ही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर x इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर एक ही उसमें फंक्शन है। कहेंगे आप 12वीं रिलेशन फंक्शन में देखो 12वीं क्लास में, वहाँ पर a और b मिलेगा, लेकिन यहाँ पर x के फॉर्म में क्योंकि सेम है, गुण विधि से इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे, थोड़ा अच्छा सा लगेगा इसको, मतलब कि इसका हिंदी में मतलब होता है ऐसा है कि। पहले पार्ट 1 में इस चीज़ को डिटेल में बताया है। इसको हम देखो क्या बोलेंगे, ऐसा है कि, ऐसा है कि। और हम इसे क्या बोलेंगे, सच दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, सच दैट। तो सच दैट क्या है, देखिए एक्स सच दैट, तो यहाँ पर एक्स का गुण लिख देंगे हम, ठीक है ना। तो गुण कैसे लिखेंगे, एक्स क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, एक्स विषम संख्या है, ठीक है। तो x क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसी को बोलेंगे हम समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। यानी कि x से बता दिए कि सारी जितनी भी इसमें जितने भी अवयव आएंगे, सभी अवयव के जो गुण हैं वो क्या है, विषम है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम देखते हैं दूसरे वाले का। देखो यहाँ पर 1, 4, 9, 16, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग बन रहा है। 1 का वर्ग करोगे, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, पूर्ण वर्ग बन रहा है, तो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x, और यहाँ पर लिखेंगे हम सच दैट, ठीक है। x सच दैट, और x क्या है, तो देखो मैं बताऊंगा। देखो इसको पढ़ के हम कैसे बोलेंगे, देखिए x इसको बोलेंगे ऐसा है कि x विषम संख्या है, ठीक है ना, या x सच दैट x विषम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x ऐसा है कि x क्या है, पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसको, x क्या है यहाँ पर, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। x क्या आ जाएगी यहाँ पर, पूर्ण वर्ग संख्या। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, इसमें 5 और 7 दिया हुआ है। अब ये हमारा फाइनाइट, यानी कि कह सकते हैं इसे हम कैसा है, परिमित समुच्चय है, ठीक। कैसा है ये हमारा, परिमित, एकदम जिसे हम बोल सकते हैं फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट परिमित समुच्चय है। अब हम परिमित समुच्चय को देखो कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर हम मजला कोष्टक बनाएंगे, और x क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मजला कोष्टक अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x और सच दैट, थोड़ा सा इसे भी हम थोड़ा इम्प्रूव करके थोड़ा साइज बड़ा कर ले इसका, ठीक है। तो x सच दैट, x क्या है, देखिए x सच दैट। अब यहाँ पर आपको 5 और 7 क्या दिख रहे हैं, अभाज्य संख्या है। क्या है ये, अभाज्य। अब ये अभाज्य संख्या है और एक तरीके से विषम संख्या भी है। तो अगर हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x अभाज्य संख्या है। x अभाज्य संख्या है, लेकिन हम x को, अभाज्य संख्या तो है लेकिन हम इसे x को और किस तरीके से दिखा सकते हैं कि अभाज्य संख्या तो है लेकिन यहाँ पर 2 ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमने ऊपर भी ऐसे लिखा है, यहाँ भी ऐसे लिखा है। प्रॉब्लम क्या हो गई, तो हम इसे, क्योंकि ये फाइनाइट है तो फाइनाइट एक बाउंडेशन लगा के इसको दिखाएंगे कि x सिर्फ यहीं तक सीमित है, ठीक है ना। x क्या है, सिर्फ यहीं तक सीमित है। तो कैसे इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे छोटा क्या है, 5। तो देखो इसको 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। तो पहले लिखेंगे हम 3,
विषम संख्या लें तो विषम संख्या कितनी होंगी, 1 3 5 7 विषम संख्या है, और ये क्या है हमारी यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तो हम अभाज्य संख्या यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 3 5 7 और अभाज्य संख्या नेक्स्ट क्या होगी, 11। तो ये जो 7 5 और 7 है 3 और 11 के मिड में है, ठीक है, तो ये बीच में है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 और यहाँ पर ले देंगे 11, ठीक है ना। तो इसका मतलब है 3 और 11 को छोड़ करके जो भी अभाज्य संख्या है वह x है, ठीक है। 3 और 11 छोड़ कौन कौन सी है, 5 और 7। 3 और 11 को छोड़ करके 5 और 7। अब इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो दूसरे फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे दूसरे फॉर्म अगर हमें लिखना है या करके हम इसे लिख देते हैं यहाँ छोटा सा, उधर तो स्पेस नहीं है, ठीक है। तो दूसरे फॉर्म में इसे हम देखो कैसे लिखेंगे। देखिए x यहाँ पर लिख देंगे हम सच दैट x, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम x सच दैट, और यहाँ पर बिल्कुल वही लिखेंगे अभाज्य संख्या। यहां पर भी क्या लिखा हमने, अभाज्य संख्या, लेकिन यहां पर अभाज्य संख्या है लिख दिया हमने यहां। तो यहां पर एक चीज देखनी है हमें कि अभाज्य संख्या है। अब के हम दूसरे तरीके से इसको कैसे दिखाएंगे। देखिए 5 और 7 को दोनों को ले लेंगे, ठीक है ना, 5 और 7 दोनों को, और यहां पर लगा देंगे हम लेस देन इक्वल टू, और यहां पर लगा देंगे x, और इधर आ जाएगा हमारा कितना, 7, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 5 को भी लेंगे और 7 को भी लेंगे। इसका मतलब क्या है, छोटा है और क्या है, बराबर है। इसका मतलब है 5 को भी लेंगे और 7 को भी लेंगे। बराबर का मतलब क्या है, इसको लेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि ना 3 को लेंगे ना 11 को लेंगे, x बीच में आएगा दोनों के। तो बीच में कौन सा आएगा हमारा, 5 और 7, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है 2। तो 2 के लिए देखो हम कैसे लेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये आप देख लेना। तो 2 के लिए, 2 यहाँ पर हमारा फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है, इसको भी सेम ऐसे दिखाएंगे। और 2 यहाँ पर एक तो हमारी कैसी संख्या है, हमारी सम संख्या है। 2 क्या है, हमारी एक सम संख्या है। लेकिन हम 2 के और अगर एक बिल्कुल अलग तरीके से इसको हम प्रेजेंट करें तो क्या हो सकता है, इसको अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट करें तो क्या हो सकता है। देखिए तो इसको अगर हम अलग तरीके से दिखाएं, x सच दैट, और x क्या है, सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या है ये। तो इसे हम लिख सकते हैं सम अभाज्य संख्या, ठीक है ना, सम अभाज्य संख्या है। और देखो ये फाइनाइट है, तो क्या करेंगे हम, देखो अब यहाँ पर हम इस तरीके थोड़ी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही अवयव है, तो हम इसको ज़्यादा कुछ और नहीं करेंगे, बस हमारा ये कंप्लीट हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 2 4 6। अब 2 4 6 वाला जो मैटर यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, ये आप देख लेना। 2 4 6 के लिए देखिए, ये सभी क्या है, सम संख्याएं हैं। तो सेम ऐसे ही लिखेंगे x सच दैट x क्या है, सम संख्या है। x क्या है, सम संख्या है। लेकिन यहां पर हम बाउंडेशन दे सकते हैं क्योंकि ये परिमित समुच्चय है। और बाउंडेशन देखो कैसे देंगे हम, 2 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू हम क्या लेंगे, 8। इसका मतलब है कि हम 8 को भी ले लेंगे और 2 को भी ले लेंगे, और x क्या है जो बीच में आ रहा है, वो सम, जितनी भी बीच में आ रही है वो क्या है, हमारी सम संख्या है, ठीक है। इक्वल टू में दोनों को ले लेंगे। अब हम बात करें कि इसमें जो आ रहा है ये क्या है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखोगे प्लस माइनस तो है नहीं, धन पूर्णांक है ये। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपकी बुक में दिए होंगे एग्जाम्पल, आप वहां से देख सकते हो, बहुत कुछ बैकअप आपको मिलेगा इसे पढ़ने के। इसको हम कैसे लिखेंगे, सभी क्या है, ये धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक को हम कैसे लिखेंगे, देखिए तो मंझला कोष्टक ड्रॉ कर लिया हमने, और यहाँ पे लिखेंगे हम x, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, x सच दैट, और यहाँ पे क्या है, x एक लिख देते हैं, एक धन, लिखो मत लिखो, एक लिखने की जरूरत भी नहीं है, धन पूर्णांक है, ठीक है। क्या है, समझ में आया होगा, इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये
हाँ एक चीज़ और कि इसको हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, इसको हम अनदर टाइप से भी लिख सकते हैं। दूसरे टाइप से देखो कैसे लिखेंगे। दूसरे टाइप से लिखने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर हम या लगा देते हैं, या, और बजला कोष्टक, और यहाँ पर लिख देते हैं हम एक्स, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बराबर ले लेते हैं हम एन, बराबर एन ले लेते हैं जहां एन धन पूर्णांक है। बस ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एन धन पूर्णांक का मतलब है, एन का मतलब है अगर हम रखें एन बराबर 1 2 3 इस तरीके से, एन का मतलब है 1 2 3 रखते चले जाएंगे तो हमें ये मिलता चला जाएगा। यानी कि एक एन की जगह पे ये रखेंगे 1 रखेंगे तो एक्स हमें कितना मिलेगा 1, हम 2 रखेंगे एन की जगह पर तो एक्स बराबर कितना मिलेगा हमें 2, 3 रखेंगे तो एक्स की जगह एन की जगह पर तो हमें एक्स बराबर कितना मिलेगा यहाँ पर 3। इस तरीके से हमें ये मिलते चले जाएंगे। अब जब हमने ये समझ में आ गया तो हम देखो इसको भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल इस तरीके से लिखे हैं जो आपको प्रॉब्लम ना हो और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर दो, ठीक है। सभी के सभी जितने भी एलिमेंट इसमें दे रखे हैं, अवयव दे रखे हैं, सभी 7 के गुणज, सभी 7 के क्या हैं 7 के मल्टीपल हैं, ठीक है ना। तो सभी 7 के मल्टीपल हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए। तो इसको लिखने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। तो सबसे पहले हम जैसे पहले लिखते आए x और यहाँ पर लिख देंगे हम सच दैट x बराबर। अब यहाँ पर देखो कि हम क्या करें, सब में से क्या काम करें, सब में से 7 कितना कॉमन ले दें। यहाँ पर देखिए हम सब में से 7 कॉमन ले दें, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे 1, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 2, 7 कॉमन लेंगे यहाँ पे कितना बचेगा 3, 7 कॉमन लेंगे यहाँ पे कितना बचेगा 7 चौक 28 कितना बचेगा 4। इस तरीके से हमारा ये अंदर मल्टीपल इसके मिलते हमें चले जाएंगे, सबके मल्टीपल मिलते चले जाएंगे। और इसका मतलब है फिर अंदर हमें ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। अंदर जब ये वाली फॉर्म मिल जाएगी तो उसको कैसे लिखें देखिए, यहाँ पर हम 7 की मल्टीप्लाई ले सकते हैं एन में, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे जहाँ क्या है, जहाँ एन धन पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ एन क्या हो जाएगा एक धन पूर्णांक हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, एन की जगह 1 रखेंगे तो 7 मिलेगा, एन की जगह 2 रखेंगे तो 14 मिलेगा, एन की जगह हम 3 रखेंगे तो 21 मिलेगा, एन की जगह 4 रखेंगे तो 28 मिलेगा। इस तरीके से हमारी ये पूरी एलिमेंट किस तरीके से हमें सीक्वेंस में ये सारे मिल जाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक वर्ड आता है बिलोंग्स, एक्स बिलोंग्स टू एस ए बी सी डी, यानी कि कैपिटल वाले से बिलोंग करता हुआ दिखा जाता है। जैसे मैं बोलूं कि एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है, एस क्या है कोई समुच्चय है, ये क्या है कोई समुच्चय है, और ये क्या है यहाँ पर कोई एलिमेंट है जिसे हम बोलते हैं अवयव, ठीक है। ये कब आता है तो देखिए, एक इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि a इक्वल टू 1 2 3 ये ले दिया मैंने। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है, अतः हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू a, 2 बिलोंग्स टू a, और कॉमा हम लगा के लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू a, यानी कि 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, ये भी, यानी कि सब कुछ इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम ऐसे लिख दें यानी कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो 4 है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अनदर एग्जांपल और ले लेते हैं इसका हम, एक्स और वाई एस के अवयव हैं। तो देखो इसे हम कैसे दिखाएंगे, तो हम इसे सिंपली हम दिखा सकते हैं x, y बिलोंग्स टू s, दिखा सकते हैं ना ऐसे, यानी कि कितने भी अवयव हों कॉमा लगा करके बिलोंग्स टू दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पर x, y और z भी होता तो x, y, z बिलोंग्स टू क्या कर देते हैं हम s, दिखा सकते हैं बिलोंग्स। अगर नहीं कर रहे हैं तो
बाहर दिखा देंगे। अगर मान लो चलो एक्स बाई जेड टी है, टी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट कर दो एस, यानी कि ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसके अंदर ये नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अगर हम कहें कि इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका मतलब है टी एस का अवयव नहीं है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे ना, टी एस का अवयव नहीं है। टी क्या है, एस का अवयव नहीं है, क्योंकि यहां पर डज नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है। ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए x सच दैट x इक्वल टू 3n, n एक धन पूर्णांक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। अगर आपसे कहने लगे कोई गुण विधि से लिखो, रोस्टर विधि से लिखो, तो कैसे लिखेंगे। देखिए हम इसको देखो, लिखने का एकदम सिंपल फॉर्मेट है कि यहाँ पर n एक धन पूर्णांक है और n बराबर मैंने बताया आपको 1 2 3 4 5 इस तरीके से रखेंगे। तो जब n बराबर 1 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3, n बराबर 2 रखोगे x बराबर 6, x बराबर n बराबर 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा 9। इस तरीके से ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमें मिल रहा है 3 का मल्टीपल। सिंपल है, बस ये आ गया हमारा टेबलर फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, या इसे हम बोलते हैं क्या, तालिका विधि। क्या बोलते हैं इसे हम, तालिका विधि, रोस्टर विधि या तालिका विधि। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स लेके आएंगे। ठीक है, कुछ भी कहना है तो हमें कमेंट्स जरूर करें, कुछ भी बताना है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट जरूर करते रहा करो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।